में लिखने वाले पत्रकार बताते हैं कि 80 के दशक में कुछ साल मोदी जी पांडरवाड़ा में रहते थे। पांडरवाड़ा से अहमदाबाद करीब 150 किलोमीटर दूर है और उस वक्त ज्यादा बस सेवा भी उपलब्ध नहीं थी। ऐसे में मोदी जी रोज सुबह साफ सुथरे कपड़े पहनकर एक झोला उठाकर पांडरवाड़ा से अहमदाबाद की बस में बैठ जाते थे और अहमदाबाद आकर वो उसी बस की कुर्सी पर अपना झोला रख देते थे। फिर अपने अंकल की चाय की दुकान पर जाकर बैठते थे। अब शाम के वक्त जब वो वापस पांडरवाड़ा जाने के लिए एसटी स्टेशन जाते थे और अपनी सीट पर फिर बैठ जाते थे, लेकिन उनके दोस्त बताते हैं कि मोदी जी को सिर्फ गुस्सा एक ही बार आता था और वो तब था जब उनका कोई झोला उठाकर कहीं और रख दे और खुद उनकी सीट पर बैठ जाए। उनका कहना था कि जब एक बार मोदी जी कुर्सी पर बैठ जाएं तो कोई कुर्सी नहीं छोड़ते, जिसका लाइव एग्जांपल हम देख रहे हैं। अब राजनीति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को जय वीरू की जोड़ी माना जाता है। इन दोनों ने मिलकर आज भारत की राजनीति में एक नया चैप्टर डाल दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुलाकात कब हुई थी? तो साल 1982 में नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काम किया करते थे। उसी वक्त 17 वर्षीय नौजवान अमित शाह ने भी आरएसएस की कई छात्र इकाई अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को ज्वाइन किया। तभी संघ के ऑफिस में इन दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरएसएस की शाखाओं से जुड़े कई कार्यक्रमों में इन दोनों की मुलाकात होने लगी। और यहाँ मजेदार बात यह थी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों की विचारधारा में काफी समानता थी और मोदी जी अमित शाह की सोच से काफी प्रभावित थे। इसी तरह जान पहचान धीरे धीरे गहरी दोस्ती में बदलने लगी और 1986 आते आते ये दोनों सच्चे दोस्त बन गए। इसी साल नरेंद्र मोदी ने भाजपा पार्टी से जुड़कर राजनीति में भी कदम रखा और भाजपा ने उन्हें गुजरात बीजेपी में संगठन महामंत्री के पद पर तैनात किया। उस वक्त नरेंद्र मोदी को एक राइट हैंड की जरूरत थी जो गुजरात में भाजपा पार्टी को ताकतवर बनाने की रणनीति बनाने में उनकी सहायता करे, और उन्होंने अमित शाह को ये जिम्मेदारी सौंपी। अगले साल 1987 में अहमदाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन होता है। उस वक्त मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए खुद को इतना समर्पित कर दिया था कि वो इलेक्शन से पहले अहमदाबाद की हर गली नुक्कड़ का चक्कर काटते थे और देखते थे कि भाजपा उम्मीदवारों के पोस्टर वगैरह सही से लगे हुए हैं ना। इस दौरे पर नरेंद्र मोदी के पास कोई गाड़ी नहीं थी, वो एक स्कूटर पर जाते थे। जी हाँ, वो एक स्कूटर के पीछे बैठते थे और वो स्कूटर चलाते थे उनके जिगरी दोस्त अमित शाह। इसी तरह ये दोनों काफी लंबे समय तक अहमदाबाद की गलियों में स्कूटर पर घुमा करते थे। जो आज पीएम मोदी दुनिया के सबसे पावरफुल लीडर्स में से एक हैं, लेकिन इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए उन्होंने शुरुआत कहां से की वो देखना भी काफी अहम है। इससे हमें उनकी विनम्रता और असली कारण का पता चलता है और वो पूरे भारतवासियों पर ऐसा जादू किया है कि आज आधे से ज्यादा देशवासियों के दिल में वो बैठ गए हैं। साथियों, अब जरा थोड़ा गौर से सुनिएगा। 90 के दशक में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी का ही करिश्मा था कि उनके नेतृत्व में 1995 में हुए गुजरात के विधानसभा चुनाव में भाजपा को पहली बार जीत मिली। हालांकि तब भाजपा ने पार्टी के वरिष्ठ नेता केशुभाई पटेल को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया था। भारत के वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई उस वक्त का एक इंसिडेंट बताते हैं। वो कहते हैं कि खानपुर अहमदाबाद में बीजेपी का छोटा सा ऑफिस था और मोदी जी बाहर बैठकर खाखरा खा रहे थे। बीजेपी के बाकी बड़े नेता जैसे कि शंकर सिंह बघेला, केशुभाई पटेल और सुरेश मेहता अंदर की तरफ बैठे थे। तभी मोदी जी के साथ बाहर कुर्सी पर बैठकर उन्हें मैं कहता हूं कि नरेंद्र भाई आप यहाँ क्यों बैठे हैं, अंदर जाइए ना। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बड़े लोग हैं, उनको बैठने दीजिए, मैं यहाँ हूँ। यानी उनको मीटिंग में बुलाया भी नहीं गया था। लेकिन हाँ, पूरे देश के सामने तो नरेंद्र मोदी का शक्तिशाली व्यक्तित्व उभरकर सामने जरूर आने लगा था। हालांकि ये सिर्फ गुजरात के चुनाव की जीत का कारण नहीं था, बल्कि उससे 2 साल पहले नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही देश में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम मंदिर आंदोलन की। सन 1990 में लालकृष्ण आडवाणी भाजपा के अध्यक्ष हुआ करते थे और अयोध्या की विवादित भूमि पर एक बार फिर राम मंदिर बनाया जाए, जिससे मुगलों ने तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी। इस उद्देश्य से उन्होंने 12 सितंबर 1990 के दिन यह ऐलान किया था कि मैं रथ यात्रा के जरिए 30 अक्टूबर के दिन अयोध्या पहुंचूंगा और उसी दिन उन्होंने अयोध्या में कार सेवा का ऐलान किया। फिर 25 सितंबर 1990 से सोमनाथ से अयोध्या की राम यात्रा शुरू हुई। उस दौरान नरेंद्र मोदी ही लालकृष्ण आडवाणी के राइट हैंड बने थे। पूरे रथ यात्रा आंदोलन की कमान उन्होंने ही संभाली थी और 63 वर्षीय आडवाणी जी को कोई परेशानी ना हो उसका ध्यान रखते हुए वो खुद भी उनके साथ सोमनाथ से अयोध्या के सफर पर निकले थे। करीब 1 महीने बाद रथ यात्रा बिहार पहुंची, जहां 23 अक्टूबर की रात लालकृष्ण आडवाणी समस्तीपुर के सर्किट हाउस में रुके थे। तभी बिहार के लालू प्रसाद यादव की सरकार ने यह तय किया कि वो आडवाणी जी को अयोध्या नहीं पहुंचने देंगे और रात के करीब 1:30 बजे आडवाणी जी को गिरफ्तार करने के लिए बिहार पुलिस सर्किट हाउस पहुंची। और उस वक्त की फुटेज में आप देख सकते हैं कि मोदी जी लालकृष्ण आडवाणी के बिल्कुल बगल में उनकी ढाल बनकर खड़े हैं। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही 5 अगस्त 2019 को ऐतिहासिक फैसला आया था जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह नियम क्या था और क्यों जम्मू कश्मीर की जनता इससे परेशान हो चुकी थी? आइए जानते हैं। दरअसल 17 अक्टूबर 1949 के दिन भारत के संविधान में आर्टिकल 370 को शामिल किया गया था, जो जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान से अलग रखता था। इसके तहत राज्य सरकार को अधिकार था कि वो अपना संविधान स्वयं तैयार करे। अगर संसद को राज्य में कोई कानून बनाना हो तो इसके लिए यहाँ की सरकार की मंजूरी लेनी होती थी। वहीं पहले जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय ध्वज भी अलग था और यहाँ के लोगों के राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना भी अनिवार्य नहीं था। साथ ही अन्य राज्यों के नागरिक जम्मू कश्मीर की संपत्ति नहीं खरीद पाते थे, इसलिए राज्य की प्रगति में भी अड़चन आती थी। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने का सपना तब देखा था जब केंद्र में बीजेपी की सरकार तक नहीं थी। हम बात कर रहे हैं साल 1998 की। यकीन नहीं हो रहा हो तो उन्हीं की जुबानी सुनिए। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। फिर अप्रैल 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले भी उन्होंने इस मुद्दे पर बात की थी। आप भी सुनिए। अगर कश्मीर को आगे बढ़ाना है तो जो अच्छी चीज है, अगर उसका लाभ कश्मीर को नहीं मिलता है और कश्मीर हमारा पीछे रह जाएगा तो देखा
तो जैसे अन्य राज्य प्रगति करते हैं वैसे कश्मीर की प्रगति नहीं होगी। वो मानते थे कि जब तक आर्टिकल 370 लगा रहेगा तब तक कश्मीर पिछड़ा रहेगा और मौका मिलते ही उन्होंने कश्मीर को इन बंदिशों से आजादी दिलवा दी, जिसके बाद वहां पर पिछले 4 सालों में सचमुच विकास हुआ है और उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। कहा जाता है कि जब साल 2001 में गुजरात में बीजेपी की पकड़ कमजोर हो रही थी तभी केंद्र में एनडीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने मोदी जी को बुलाकर कहा था कि अब आपको गुजरात जाना चाहिए, यानी कि अब आपको गुजरात का मुख्यमंत्री बनना चाहिए। जिसके बाद मोदी जी गुजरात आ गए और 7 अक्टूबर 2001 के दिन वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने। तभी पत्रकार सुधीर चौधरी ने एक इंटरव्यू में उनसे पूछा था कि आप मानते हैं कि गुजरात एक राम राज्य है जहां जाति पाति नहीं है, समस्याएं नहीं है। तभी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि गुजरात में राम राज्य बनाने की बहुत संभावनाएं हैं। जिस भूमि ने गांधी को जन्म दिया है उस भूमि में राम राज्य बनने की संभावना मैं बहुत ज्यादा देखता हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि क्या आपकी दिल्ली से गुजरात में पैरा ड्रॉपिंग हुई है। उस पर मोदी जी ने काफी मजेदार जवाब दिया था। नरेंद्र भाई आप तो गुजरात में ही है, गुजरात में आपने इतना काम किया और आप तो गुजरात जाते ही नहीं है। और अब मैं गया तो आप पूछ रहे हैं कि पैराड्रॉपिंग हो गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है भैया कि जो जिस धरती में पैदा हुआ उसका पैराड्रॉपिंग क्या रहा है। जी हाँ, उन्होंने कहा था कि मैं गुजरात की धरती पर ही पैदा हुआ तो पैरा ड्रॉपिंग कहां से हुई भाई। खैर, नरेंद्र मोदी के गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले ही जनवरी 2001 में कच्छ में भयंकर भूकंप आया था, जिसने 20,000 से भी ज्यादा मासूमों की जान ले ली थी, 1,66,000 लोगों को जख्मी किया था और लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कच्छ जाकर वहां के इतने बुरे हालात देखकर उन्होंने कच्छ के हालात सुधारने के संकल्प लिए और उनके नेतृत्व में जल्द ही पूरे राज्य को रिवाइव किया गया। मोदी जी ने कच्छ के रेगिस्तान में रह रहे लोगों तक उन्होंने नर्मदा नदी का पानी पहुंचाया और वहां कई उद्योगों का विकास करवाया और कच्छी लोगों को फिर अपने पैरों पर खड़ा होने में सहायता की। आज कच्छ में काफी बड़ा सोलर प्लांट है, 35 से अधिक कॉलेज, एक विश्वविद्यालय, 1000 से अधिक नए स्कूल, एक नया भूकंप प्रतिरोधी जिला अस्पताल और हर घर के लिए नर्मदा का पानी है। यहाँ तक कि आज कच्छ के कांडला और मुद्रा बंदरगाह सामूहिक रूप से देश के 30% शिपिंग कार्गो को संभालते हैं।